हेलो, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। अब हम जंतु हार्मोन्स की बात करेंगे। अभी तक हमने नियंत्रण और समन्वय इस चैप्टर में कई चीज़ें पढ़ी। हमने पादपों के भी बारे में जाना, हमने जाना कि मनुष्यों में किस प्रकार से नियंत्रण और समन्वय होता है। अब नियंत्रण और समन्वय का एक और पार्ट है जो कि हार्मोन्स द्वारा किया जाता है, और वो कैसे होता है अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। अब हम जानेंगे एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। इसे हिंदी में अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। ये एंडोक्राइन सिस्टम जानना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि हमने नर्वस सिस्टम के बारे में तो अच्छे से पढ़ लिया, पर इसके अलावा एक एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारे समन्वय और नियंत्रण में मदद करता है। तो अंतःस्रावी तंत्र हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा तरीका है। निम्नलिखित ग्रंथियां इसका हिस्सा हैं। वे विभिन्न हार्मोन स्रावित करते हैं। अब आप इस चित्र में देखिए कि कौन कौन से इसके हिस्से होते हैं। ये है पीनियल ग्रंथि, और ये है पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस। ये है थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि। ये है थाइलेमस। ये है अग्नाशय है। ये है थाइमस, और ये है अधिवृक्क ग्रंथियां। यहाँ पे आपको नाल, अंडा, अंडाशय, ये सारी दिख रही होंगी। इन सब के बारे में हम जानेंगे। ये कोई ना कोई हार्मोन्स रिलीज करते हैं ये सारी ग्रंथियां, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे नियंत्रण और समन्वय के लिए। पर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका क्या काम होता है? नर्वस सिस्टम तो होता ही है, इसके अलावा ये हार्मोन्स की क्या जरूरत है? इसके अलावा ये एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत ही क्या है आखिरकार? अब हम पढ़ेंगे क्यों जरूरत है। हार्मोन अंतःस्रावी तंत्र के रासायनिक दूत होते हैं, यानी कि केमिकल जो इंफॉर्मेशन केमिकल के रूप में पहुंचती है शरीर में इधर उधर, वो अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा पहुंचती है, और हार्मोन्स उसके दूत होते हैं, यानी मैसेंजर होते हैं। हार्मोन्स के द्वारा ये सारी रासायनिक इंफॉर्मेशन इधर उधर पहुंच रही होती है। तो हार्मोन रासायनिक संकेत हैं जो हमारे शरीर के आंतरिक कामकाज को नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर के जो भी आंतरिक कामकाज होते हैं उन्हें उनको हार्मोन कंट्रोल कर रहे होते हैं, और ये क्या होते हैं? रासायनिक संकेत होते हैं। तंत्रिका तंत्र द्वारा विद्युत आवेग कुछ उत्तकों तक ही सीमित होता है। तो क्या होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा हो, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू हमारे इधर उधर इंफॉर्मेशन भेजता है। पर जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो हर जगह तक नहीं पहुंचती है, वो कुछ ही टिश्यूज तक, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज तक पहुंचती है, कुछ ही उत्तक तक उसकी सीमा होती है। हार्मोन के रूप में रासायनिक संकेतों को अंगों तक भेजा जा सकता है। तो हर जगह इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं भेजी जा सकती, विद्युत आवेग नहीं भेजा जा सकता। तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग भेजता है। अब हार्मोन क्या होता है? वो रासायनिक संकेत होते हैं। रासायनिक संकेत यानी वो केमिकल होते हैं, है ना, और विद्युत आवेग इलेक्ट्रिक होते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो तुरंत झट पहुंचते हैं, लेकिन जो रासायनिक संकेत होते हैं वो धीरे धीरे पहुंचते हैं, और हार्मोन के रूप में ये उन अंगों तक पहुंचते हैं जहां पे विद्युत आवेग नहीं पहुंचे जा सकते। तो तंत्रिका के विद्युत संकेत तेज होते हैं लेकिन कार्य कम करते हैं, जबकि हार्मोनल संकेत धीमे होते हैं लेकिन प्रतिक्रियाएं लंबे समय तक होती हैं। तो हार्मोनल संकेतों की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक उसका काम चल रहा होता है। अब हम एक एक करके सारे हार्मोन्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम थायरॉक्सिन हार्मोन को पढ़ेंगे। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, यानी जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके द्वारा ये रिलीज होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होता है हमारा थायराइड ग्रंथि, ये चित्र में है ना। तो थायरॉक्सिन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? मेटाबॉलिज्म हमारे। और इसकी कमी से क्या हो जाता है? गलगंड रोग हो जाता है, जिसे गॉइटर भी कहते हैं। तो अगर ये नहीं होता है तो गॉइटर होने की संभावना होती है, इसलिए थायरॉक्सिन हार्मोन की हमारे बहुत आवश्यकता होती है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये कंठ है, और यहाँ पे जो होता है ये थायराइड ग्लैंड होता है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। तो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी ना हो और ऐसी कोई गॉइटर जैसा रोग ना हो, उसके लिए हमें ऐसा नमक खाना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। और आयोडीन से क्या होता है? आयोडीन से थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होने में मदद होता है, इसलिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। अब हम जानेंगे एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में। अब इस चित्र में देखिए, इस इंसान के पीछे शेर पड़ा है। तो आपको क्या लगता है ऐसी स्थिति में इसके साथ क्या हो रहा होगा? इसकी दिल की धड़कनें बढ़ चुकी होंगी और इसे पसीने आ रहे होंगे, और एकदम ये फ्लाइट वाले मोड में होगा कि एकदम से
भागो, चलो खुद को बचाओ। तो हमारे भी निजी जीवन में कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी अगर आपको अचानक से आपकी टीचर बोल दे कि मैं आपका सरप्राइज टेस्ट लेने वाली हूँ और आप उसके लिए बिल्कुल पढ़ाई आपने नहीं करी होगी, तो आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आप एकदम से बहुत नर्वस होने लगोगे और आपके शरीर में कुछ अलग अलग सी चीज़ें होने लगेंगी, जैसे आपकी सांसें हो सकता है बढ़ जाएं। और इस प्रकार की चीज़ें क्यों होने लगती हैं? या फिर आप अचानक से आपके सामने कोई बॉल एकदम से आ जाए, आपको पता ही ना हो, आप शांति से बैठे हो, कोई बॉल आपके सामने आ जाए और आपको दिखे तो आप तुरंत उसे कैच कर लो, तो उससे क्या होगा? उसकी भी दिल की धड़कनें आपकी बढ़ जाएंगी ना। तो ये क्या होता है? ये एड्रेनलिन हार्मोन के कारण होता है। तो ये कौन स्रावित करता है? जो एड्रेनल ग्रंथि होती है वो एड्रेनलिन हार्मोन को स्रावित करती है और एड्रेनलिन हार्मोन शरीर को लड़ाई या उड़ान के लिए तैयार करता है, अत्यंत शारीरिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। जैसे कि आप जब शेर को देखते हैं तो उसमें क्या होगा? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होगा और आप उड़ान मोड के लिए तैयार रहेंगे। आपका दिल तेजी से दौड़ता है और आपकी सांस लेने की दर बढ़ जाती है। जब लंबी लंबी तेज तेज सांसें आने लगती हैं, आपकी चल रही मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है, तो हमारी जो ऑक्सीजन है वो मांसपेशियों तक तुरंत भागती है, तुरंत पहुंचती है, ताकि हमारी मांसपेशियों में ताकत आए और हम लड़ सकें। तो ये काम होता है एड्रेनलिन हार्मोन का, जो एड्रेनल ग्रंथि के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब हम जानेंगे इंसुलिन हार्मोन के बारे में। इंसुलिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है? आपने डायबिटीज़ के बारे में सुना होगा, प्रकार 2 मधुमेह में के बारे में। तो शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, शरीर इंसुलिन के प्रभाव से प्रतिरोधित हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि शरीर में ऐसा प्रभाव प्राप्त करने के लिए अधिक इंसुलिन की ज़रूरत होती है, इसलिए डॉक्टर इंसुलिन का इंजेक्शन लिखते हैं। तो ये आपने डायबिटीज़ के बारे में तो सुना ही होगा, बहुत ही कॉमन एक रोग है। ये क्यों होता है? ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और इंसुलिन एक बहुत ही आवश्यक एक हार्मोन होता है। ये कहाँ से निकलता है? ये अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय। अग्नाशय इसे रिलीज करता है। आपने उस चित्र में अग्नाशय देखा था ना, कहाँ दिखता है? तो ये खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये जो भी खून में ग्लूकोज की मात्रा होती है उसे नियंत्रित करता है। हम जब शुगर खाते हैं तो शुगर को ये ब्लड से लेकर ब्लड में कैरी करता है और ये उसको ऊर्जा यानी उसको एनर्जी की तरह फिर उसको स्टोर कर देता है। तो ये हमारे ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कर रहा होता है, हमारी एनर्जी को नियंत्रित कर रहा होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के शरीर के उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है और यकृत, वसा और मांसपेशियों में ग्लूकोज संग्रहित करता है, यानी कि ये ग्लूकोज को स्टोर करता है एनर्जी के रूप में और ये हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ सकता है और इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस वजह से जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से चलता रहे और उनके ग्लूकोज की मात्रा शरीर में नियंत्रित रहे। अब हम जानेंगे वृद्धि हार्मोन के बारे में। तो वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो इसे रिलीज करता है। वृद्धि हार्मोन शरीर के वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। कमी ड्वार्फिज्म यानी बहुत बौने लोग की ओर ले जाती है और अधिकता जायजेंटिज्म यानी बहुत लंबे लोगों की ओर ले जाती है। इस चित्र में देखिए, आपको नेपाल से चंद्र बहादुर दिख रहे होंगे जो कि एक बौने हैं और साथ में आपको टर्की के सुल्तान हुसैन भी दिख रहे होंगे जो कि बहुत ही लंबे हैं। ये तो क्या होता है, जो वृद्धि हार्मोन होता है वो ग्रोथ हार्मोन होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा वो रिलीज किया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो बहुत कम हाइट होती है लोगों की, बोनापन बन जाता है, वो ड्वार्फिज्म हो जाता है उन्हें। और अगर ये कुछ ज़्यादा ही रिलीज़ हो जाए तो इससे क्या होता है, जायजेंटिज्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, ज़रूरत से आवश्यकता से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। तो ये होता है वृद्धि हार्मोन का काम कि ये हमारी हाइट को नियंत्रित करता है, हमारी ग्रोथ को, हमारी ओवरऑल ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। अब हम जानेंगे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या होते हैं। ये भी दोनों हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में प्राथमिक सेक्स हार्मोन होता है। ये वृषण और प्रोस्टेट के रूप में पुरुष प्रजनन ऊतकों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही मांसपेशियों और हड्डी द्रव्यमान में वृद्धि के रूप में और शरीर के बालों के विकास जैसी द्वितीय
द्वितीयक यौन विशेषताओं को बढ़ावा देता है। अब अगले चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसमें हम टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये बेसिकली सेक्स हार्मोन्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का सेक्स हार्मोन होता है और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनमें ये होता है, उनके विकास, उनके डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ में ये मदद करता है। और जब हम एडोलेसेंट बनते हैं, जो भी पुरुष एडोलेसेंट बनते हैं, तो उनमें जो भी चेंजेस आते हैं वो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण आते हैं। तो एस्ट्रोजन भी ऐसा होता है, वो फीमेल्स में प्राथमिक सेक्स हार्मोन्स होता है और उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होता है उनका वो डेवलपमेंट में, ग्रोथ में मदद करता है और उनमें भी जो प्यूबर्टी, एडोलेसेंस में जो चेंजेस आते हैं शरीर में, उनमें वो हेल्प करता है। तो ये होते हैं दोनों टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन। अब हम एक एक करके इन सभी को वापस से रिवाइज कर देते हैं एक टेबल के फॉर्म में। तो जो वृद्धि हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से, और ये सभी अंगों की वृद्धि करता है। थिरोक्सिन कहाँ से निकलता है? ये थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ये शरीर के विकास के लिए और चयापचय को नियंत्रित करता है। अब इंसुलिन क्या होता है? वो अग्नाशय से निकलता है। ये रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से निकलता है? वृषण से। ये पुरुष यौन अंग, शरीर के बॉल, यौवन, इन सब में इसका कार्य होता है। एस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल्स में होता है। ये कहाँ से निकलता है? अंडाशय से। और ये महिला यौन अंग, धर्म चक्र और ये जो मेंस्ट्रुएशन, इन सब में ये मदद करता है। और इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? एड्रेनलिन होते हैं और एड्रेनलिन ग्रंथि से निकलता है। ये सभी अंगों में विकास को उत्तेजित करता है। अब उत्सर्जित हार्मोन क्या होता है? ये हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। यह हार्मोन जारी करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है। अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में जानेंगे। तो हाइपोथैलेमस मानव मस्तिष्क का एक छोटा केंद्रीय क्षेत्र है। इस चित्र में देखिए, ये आपको हाइपोथैलेमस दिख रहा होगा, ये हमारे मस्तिष्क में होता है और इसके नीचे आपको पीयूष ग्रंथि भी होगी। ये क्या करता है? ये कई हार्मोन्स को स्रावित करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कई हार्मोन्स के रिलीज होने में। उदाहरण के लिए देखिए, जब विकास हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, अगर वृद्धि हार्मोन कम हो जाता है, जिससे हमारी हाइट कम हो सकती है, हमारी ग्रोथ ओवरऑल उसका बिगड़ सकती है, तो उससे क्या होता है? उस टाइम पे हाइपोथैलेमस विकास हार्मोन स्रावित कारक जारी करता है, जो विकास हार्मोन को स्रावित करने के लिए पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित करता है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? अगर विकास हार्मोन की कमी हो जाती है तो ये पीयूष ग्रंथि को ये ऑर्डर्स देता है कि देखो, अपना काम ढंग से करो, यहाँ पे हार्मोन की कमी हो रही है। तो फिर पीयूष ग्रंथि क्या करती है? वो हार्मोन्स को रिलीज करना वापस शुरू कर देती है, वृद्धि हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देती है और हमारे जो हार्मोन की आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है, उसकी नीड पूरी हो जाती है। तो हाइपोथैलेमस यही उसकी भूमिका होती है कि वो देखता है कि अगर कोई हार्मोन की कमी हो रही है कहीं पे, तो उसको वो फिर ऑर्डर देता है कि देखो, इस कमी को पूरी करो। और फिर वो जो ग्रंथि होती है, जैसे पीयूष ग्रंथि, वो उस कमी को पूरी करती है और उस हार्मोन को निकालती है। तो ये हाइपोथैलेमस इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, इसके जल्दी से उत्तर दे दीजिएगा। पहला प्रश्न तो ये है कि जानवरों में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? चलिए बताइए। तो हमने विद्युत आवेग के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से नर्वस सिस्टम द्वारा विद्युत आवेग के थ्रू इधर से उधर संदेश पहुंचते हैं। इसके अलावा रासायनिक समन्वय भी होता है। रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है? एंडोक्राइन सिस्टम से होता है। और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो क्या रिलीज करता है? हॉर्मोन्स इधर उधर जाके हमारे जो भी रासायनिक क्रियाएं करनी होती हैं हमारे शरीर में, उनमें वो मदद करता है, वो रासायनिक संकेत भेजता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? वो रासायनिक समन्वय कराता है और उसका जो मैसेंजर होता है, जो उसका दूत होता है, वो क्या होता है? हार्मोन्स होता है। तो इस प्रकार से जानवरों में रासायनिक समन्वय होता है। दूसरा प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक का उपयोग उचित क्यों है? क्यों हम ऐसा नमक खाते हैं जो कि आयोडीन उसमें हो? आप बताइए इसका उत्तर। मैंने बोला था ना इसका आंसर। इसका आंसर ये है कि अगर हम आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में जो थायरॉक्सिन ग्लैंड द्वारा थायराइड ग्लैंड वाला थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उसकी कमी हो जाएगी। और थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, वो उसके रिलीज होने में मदद करता है।
और प्रोड्यूस होने में उसको मदद करता है। इस वजह से आयोडीन युक्त नमक हमें खाना चाहिए ताकि हमें कोई भी ऐसी रोग ना हो जैसे गॉइटर, जो कि उस हार्मोन की कमी की वजह से हो सकता है। तो इस वजह से ये है इसका उत्तर। अब तीसरा प्रश्न ये है कि जब एड्रेनलिन रक्त में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में कैसे प्रतिक्रिया देता है। तो जब भी एड्रेनलिन रक्त में स्रावित होता है, यानी एड्रेनलिन हार्मोन हमारे रक्त में एड्रेनलिन ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो फिर क्या होता है उससे हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रतिक्रिया होती हैं। उससे आप इसका पहले तो उत्तर दीजिए। कई प्रतिक्रिया होती है। एक तो हमारी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारे श्वास, हम तेज तेज सांसें लेने लगते हैं और हम एकदम फाइट के लिए प्रिपेयर कर देते हैं, फ्लाइट या फ्राइट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर देते हैं कि लड़े हम, है ना। तो उसकी वजह से हमारे जो मांसपेशियां हैं उसमें ऑक्सीजन जल्दी तुरंत अच्छी मात्रा में पहुंचना शुरू हो जाती हैं और इस वजह से हमारे एकदम ऐसे सारे चेंजेस होने लगते हैं शरीर में। तो ये एड्रेनलिन रक्त में स्रावित होने के कारण होता है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर में सारे ये प्रश्न। अब ये चैप्टर खत्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस चैप्टर में हमने पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में जाना, हमने पेड़ में किस प्रकार से समन्वय और नियंत्रण होता है वो जाना, हमने पेड़ के हार्मोन्स के बारे में भी जाना और हमने फिर उसके बाद मनुष्यों और जानवरों में किस प्रकार के हार्मोन्स होते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम क्या क्या किस प्रकार से रासायनिक समन्वय करता है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। तो ये पूरा अच्छा, बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग चैप्टर, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगले चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और हम इसी पूरी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे, जो कि बायोलॉजी में आपको इतनी सारे हमारे शरीर की अमेजिंग वंडरफुल बातें बता रहा है। तो तब तक के लिए आपका दिन अच्छा हो, सुखद हो। आपसे जल्दी मुलाकात होगी। गुड बाय।